जय महाकाल। फिर स्वागत है आपका इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में। पर मुझे माफ कर देना, कल इतनी लेक्चर नहीं आया बॉटनी का। मुझे कुछ भी काम मान पड़ा था, इसी नाम से मैं नहीं अपलोड कर पाया। तो आज इकोसिस्टम पे एकदम बेहतरीन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज एक नंबर टॉपिक करेंगे हम लोग और एकदम जी जान लगा देंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। इको सिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में हम लोग ने पिछली बार क्या पढ़ लिया था? इकोसिस्टम होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो वो जो बनता है एक सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट वे लिविंग का, वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब बायोटिक कंपोनेंट बेसिकली तीन टाइप्स हो जाते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर ऑल ऑटोट्रॉप्स कंटेन करते हैं और कंज्यूमर में सभी हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। दूसरी बात, जो हमारे वो हैं कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें सभी हर्बीवोर्स आते हैं। ऑल हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर बट ऑल प्राइमरी कंज्यूमर आर नॉट हर्बीवोर्स। ठीक है, फिर आते सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर टॉप कंज्यूमर। नेचुरल हैबिटेट में टॉप कंज्यूमर तक कोई भी प्रीडेटर नहीं रहता। फिर आते हैं स्कैवेंजर कंज्यूमर में, ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग डेड डेड ऑर्गेनिज्म को ऊपर फीड करते हैं, पर ये डिकम्पोजर से अलग रहते हैं। ये उसे इनऑर्गेनिक मटेरियल में ना तोड़ के ये बेसिकली बाकी कंज्यूमर की तरह ही एक्ट करते हैं। ये कंज्यूमर ही रहते हैं, जैसे आपका वो हो गया वर्चल हो गया, ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है लैंड पे, एक होता है वाटर पे। तो लैंड वाला हो जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और वाटर वाला हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड वाले के एग्जांपल क्या दिए थे? फॉरेस्ट दिए थे, ग्रासलैंड दिए थे और क्या दिया था? डेजर्ट दिया था। एक्वेटिक के एग्जांपल क्या दिए थे? पॉन्ड दिए थे, सी दिए थे, रिवर दिए थे, ओशन दिए थे, लेक लिख सकते हो। अब एक्वेटिक सिस्टम में वाटर की दो कंडीशन बनती है। वाटर की दो कंडीशन बनती है, एक होता है स्टैंडिंग वाटर और एक होता है रनिंग वाटर। एक होता है स्टैंडिंग, एक होता है स्टैंडिंग, हाँ कि ना? यस सर, एक होता है स्टैंडिंग, ठीक है, और एक होता है रनिंग, एक होता है रनिंग, हाँ कि ना? यस सर, एक होता है रनिंग। ठीक है, तो स्टैंडिंग वाटर के एग्जांपल क्या हो गए? लेक हो गए, पॉन्ड हो गए। लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। और स्टैंडिंग वाले को क्या बोलते हैं? लेंटिक इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? लेंटिक इकोसिस्टम। और लोटिक क्या होता है? लर्निंग वाटर। लोटिक क्या होता है? लर्निंग वाटर। क्या बोल सकते हैं? फ्लोइंग वाटर, या क्या बोल सकते हैं? फ्लोइंग वाटर। तो फ्लोइंग में ओ आ रहा है और लोटिक में भी ओ आ रहा है, इसका मतलब जो फ्लोइंग वाटर है, मतलब लर्निंग वाटर है, वो हो जाएगा लोटिक इकोसिस्टम में। अब क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया? रिवर हो गया, एस्ट्रेलिस हो गए, रिवर के स्ट्रीम्स हो गए, हाँ कि ना? झरने हो गए, यानी वाटरफॉल हो गए, अलग अलग हो जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब ऑन दी बेसिस ऑफ साइज बोले, साइज के बेसिस पे चार टाइप होते हैं। एक होता है बहुत ही छोटा, जैसे सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वो हो जाता है नैनो। फिर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर से बड़ा पर बाकियों से भी बहुत छोटा, वो हो जाता है माइक्रो, मतलब जैसे पॉन्ड। अब पॉन्ड से बड़ा और पर ओशन से छोटा, तो ओशन क्या है? सबसे लार्जेस्ट, तो वो तो ओशन मेगा हो गया। अब माइक्रो से बड़ा और मेगा से छोटा होता है मैक्रो, और उसका एग्जांपल क्या हो जाता है? फॉरेस्ट, हाँ कि ना? यस सर। तो आज हम लोग तो करना है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, किसके टाइप बताने? टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम लोग तो बताना है। तो ये सिंपल सी बात है, ये हम लोग क्लास 10 से और या उससे पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्लास 5 में भी इससे ले लेते थे टॉपिक का। ये होता है बेसिकली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये भी इसके आधार, ह्यूमन इंटरफेरेंस के आधार के भी पे भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इको सिस्टम। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इको सिस्टम। एकदम सीधी लाइन आई है ये, इसे बोलते हैं ना कला। ये ठीक है, तो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। इको और डॉट लगा रही हूँ, ठीक है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। एक क्या होता है? मैन मेड इकोसिस्टम। बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा इकोसिस्टम जिसे नेचर ने बनाया है बेसिकली, हाँ कि ना?
जो नेचर में नेचर के इच्छा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ कि ना। और मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, जिसे ह्यूमन ने बनाया है। मतलब सर कैसे, जैसे एक फार्म है, जैसे हम लोग एक फील्ड ले लेते हैं या एक खेत ले लेते हैं, वहां पे जो भी खेती किसानी हो रही है तो वहां पे भी इकोसिस्टम है, तो वहां पे भी ए बायोटिक फैक्टर के साथ बायोटिक फैक्टर क्या कर ले, इंटरैक्ट कर ले, हाँ कि ना। तो वो भी एक इकोसिस्टम है। पर क्या एक फील्ड, एक फार्म क्या नेचर के हिसाब से एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, हाँ कि ना। तो वो हो जाता है मैन मेड इको सिस्टम। और फिर मैं अगर एक फॉरेस्ट की बात कर लूँ, तो फॉरेस्ट किसके हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं? नेचर के हिसाब से। फॉरेस्ट को बनाने वाली कौन है? नेचर। तो वो हो जाता है नेचुरल इको सिस्टम। अब मैन मेड इको सिस्टम थे और क्या नाम पढ़ते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इको सिस्टम। एक हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आते हैं, आर्टिफिशियल इको सिस्टम, हाँ कि ना। एक बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इको सिस्टम, हाँ कि ना। आर्टिफिशियल इको सिस्टम है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा एक नाम आज पता चलेगा, वो होता है एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम। इसका दूसरा नाम जो आज पता चलेगा वो क्या है? एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम, हाँ कि ना। यस सर, एंथ्रोपोजेनिक इको सिस्टम, यस सर। ठीक है, तो ये है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। दूसरी बात, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसके पहले एग्जाम्पल से समझ, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो नेचर से एग्जिस्ट कर लें। जो हो गया क्या कहते हैं, हाँ, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ओशन हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, हाँ कि ना। और फॉरेस्ट हो गया, ओशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ओशन हो गया, रिवर हो गया, रिवर हो गया, ईटीसी, यहाँ पे ईटीसी लिख लेना। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल हो गया, बताते थे लेक हो गया, तो तालाब तो इंसान बनाता है ना, तो लेक हो गया बोल देते हैं, या पॉन्ड हो गया बोल सकते हैं। फिर कुछ हद तक मैन में जो लेक होते हैं, या बोल सकते हैं फॉरेस्ट, या वो हो गया क्या, फील्ड हो गया, फार्म फील्ड हो गया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, क्रॉप फील्ड हो गया बेसिकली, क्रॉप फील्ड हो गया, हाँ कि ना। जिसे लोग एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, जिसे लोग एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर, एग्रीकल्चर भी हो गया। जिसे एग्रीकल्चर है, मैं तो गंदी हैंडराइटिंग में लिखाती है ना मुझसे। ठीक है, और क्या हो गया? गार्डन हो गया। और क्या हो गया? गार्डन हो गया, हाँ कि ना। यस सर, गार्डन हो गया। और क्या हो सकता है? एक्वेरियम हो सकता है। हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं ना एक्वेरियम के बारे में, के 10th में भी इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे भी एक्वेरियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी एक्वेरियम को याद रखना, क्लास 10th वाले को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, उसमें एक्वेरियम के बारे में क्या पढ़े थे, उससे एक चीज रिलेट करूंगा। अभी ये बात याद रखनी है कि जो ये क्रॉप या आर्टिफिशियल, यानी क्रॉप फील्ड या एग्रीकल्चर है, ये क्या है? ये लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। मतलब सर, जो खेत है वो एक लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम होता है। जो फार्म है, जो फील्ड है, जो क्रॉप फील्ड है, वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम होता है। वो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है? ओशन। लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? ओशन। पर लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम क्या है? वो हो जाएगा एग्रीकल्चर या क्रॉप फील्ड, हाँ कि ना। यस सर। दूसरी बात, क्या नेचुरल इकोसिस्टम में, क्या नेचुरल इकोसिस्टम में, क्या फॉरेस्ट में क्या इंसान जाता है कि वहाँ पे पेड़ों में जो बीमारी लग गई है, चलो यार उससे बचाते हैं, उसके लिए दवाई डालते हैं, या जाते थे वहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ये सब इंसान करता है क्या? क्या वहाँ पे मैन्योर डालते हैं? ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पे जो डिकम्पोज, जो वो है, ताते थे रेगुलेशन और ताते थे हैं मेंटेनेंस खुद से हो जाती है। तो वो सेल्फ मेंटेनिंग वाले लेते हैं और सेल्फ सस्टेनेबल लेते हैं, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी लेते हैं। तो ये क्या लेते हैं? सेल्फ सस्टेनेबल। इन्हें इंसान की जरूरत नहीं,
मेंटेन, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या लेते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल, हाँ कि ना। ये क्या लेते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल, हाँ कि ना। या बोल सकते हो सेल्फ रेगुलेटरी, या बोल स्लैश डालते ले सकते हो सेल्फ रेगुलेटरी। पर अब क्लास 10 का जो मैं याद करने तो बोला था उसे याद करो। क्लास 10 में एक क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम वाले लेवल, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, explain why aquarium is not an complete ecosystem, या explain why aquarium is an incomplete ecosystem, हाँ कि ना। तो उसमें आंसर क्या लिखते हैं, सोचो 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 सोचो, पॉज करो, सोचो क्या लिखते हैं, और नीचे टाइप कर देना क्या आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या लिखते हैं कि एक्वेरियम जो है वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, और वो इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है। अब वो सेल्फ रेगुलेटरी क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे डिकम्पोजर्स नहीं है। तो एट दी एंड लोग लिखते क्या है, एक्वेरियम इज अ मैन मेड इकोसिस्टम, सो इट इज नॉट सेल्फ रेगुलेटरी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो एक्वेरियम कंप्लीट वो क्यों नहीं है इकोसिस्टम, तो उसमें डिकम्पोजर नहीं है। मतलब इसे मेंटेन करने के लिए, इसे सस्टेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए या रेगुलेट करने के, सस्टेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए किसकी मदद चाहिए रहती है, या सस्टेन करने के या रेगुलेट करने के लिए किसकी मदद चाहिए रहती है, किसकी मदद चाहिए रहती है, ह्यूमंस की, हाँ कि ना। तो ये सस्टेन और रेगुलेट क्या बिना ह्यूमन एक्टिविटी के हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, हाँ कि ना। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या ह्यूमन पे डिपेंडेंट है, नहीं। पर क्या मैन मेड है, हाँ, क्या है, मैन मेड है। दूसरी बात, प्रोडक्टिविटी कहाँ रहती है ज्यादा, ये बताओ। खाना सही तरीके से ज्यादा कहाँ बनता है, मतलब मान लेते हैं ये एक फॉरेस्ट का भाग है, इसमें से मैं थोड़ा सा इतना सा भाग काटा, हाँ कि ना। ये एक फार्म है और इसमें से मैं थोड़ा सा उतना ही बड़ा एरिया काटा, तो कहाँ पे ज्यादा पेड़ रहेंगे जो खाना ज्यादा बनाएंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ लेंगे तो यहाँ पे दूर दूर में हल्के हल्के पेड़ लेंगे, पेड़ों के बीच में गैप अच्छा रहेगा। तो सर तुम लोग बोलोगे कि छोटे छोटे प्लांट भी तो होते हैं, पर क्या उन्हें उतनी सनलाइट मिल पाएगी, क्या वो उतना खाना प्रोड्यूस करेंगी, क्या उनकी जरूरत है उतने खाने की, नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी रहती है, मतलब खाना बनाने की कैपेसिटी, जितना खाना बनता है वो क्या रहती है, कम रहती है, वो क्या रहती है, कम रहती है। पर क्रॉप फील्ड में खाना बनाने के लिए ही है, तो उनकी और कम एरिया में ज्यादा पौधे रहते हैं, तो इधर प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, इधर प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम में लो प्रोडक्टिविटी होती है, हाँ कि ना, लो प्रोडक्टिविटी होती है नेचुरल इको सिस्टम में, हाँ कि ना। यस सर, लो प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरी बात, मैन मेड इकोसिस्टम जैसे फील्ड में एक ही जगह में ज्यादा प्लांट है तो प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, हाई रहती है। तो यहाँ पे क्या रहती है, हाई प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या रहती है, हाई प्रोडक्टिविटी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। ये हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे रहती है। इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बल थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, तो बोर्ड्स में भी आ जाता है इससे क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर नीट पूछना चाहे तो पूछ सकता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ज्यादा पूछ रहा है अब, तो वो पूछना चाहे स्टेटमेंट में तो वो पूछ सकता है, इसलिए। दूसरी बात जो करते हैं वो है कि क्या किस जगह ज्यादा पौधे दिखते हैं, किस जगह ज्यादा पौधे दिखते हैं, ये बताओ। ऑब्वियस ही बात है, ये नहीं, ज्यादा पौधे नहीं, ज्यादा ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। फॉरेस्ट में ज्यादा ऑर्गेनिज्म दिखते हैं या एक फील्ड में ज्यादा ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, तो ऑब्वियस आंसर है फॉरेस्ट में ज्यादा दिखेंगे। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो किधर ज्यादा रहती है, वो नेचुरल इकोसिस्टम में ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्या लेता है, हाई बायो डाइवर्सिटी, यहाँ पे क्या लेता है, हाई बायो डाइवर्सिटी, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहते हैं, हाँ कि ना। यस सर, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म ज्यादा रहते हैं। पर क्या फार्म में उतने प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के नहीं सर। फार्म में तो जनरली वही ऑर्गेनिज्म दिखते हैं जो फील्ड में मदद करते हैं, क्रॉप उगाने में मदद करते हैं। दूसरी बात, क्रॉप को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे वहां पे वीड नहीं दिखेगा पर फॉरेस्ट में दिख जाएंगे वीड, वहां पे चूहे उतने पॉपुलेशन नहीं दिखेगी पर फॉरेस्ट में चूहों की अलग अलग पॉपुलेशन दिख जाएगी।
वहाँ पे जो बियर है या जो जंगली चलने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं दिखेगी, पर ताते हैं फील्ड में, पर फॉरेस्ट में दिख जाएगी। हाँ कि ना। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ आई है, नेचुरल इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी हाई है, और मैन मेड इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी लो है। तो यहाँ पे क्या है, लो बायोडाइवर्सिटी, लो बायोडाइवर्सिटी, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब ये मत बना लेना तीर सर, जो मैन मेड है उसमें प्रोडक्टिविटी हाई है तो बायोडाइवर्सिटी लो है, और नेचुरल में प्रोडक्टिविटी लो है तो हाई बायोडाइवर्सिटी है। तो इसका मतलब ये मत बना लेना कि सर प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी इन्वर्सली रिलेशन में है, मतलब प्रोडक्टिविटी जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम रहेगी। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बनाना है, वरना दूंगा मैं यहीं से 2 लाख। समझ में आया? ठीक है। मैं मानने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बच्चे हों या शैतान के बच्चे हों, बच्चे जो हैं ईश्वर के रूप नहीं है, भगवान के रूप नहीं है, शैतान के रूप है। पी तो दे दनादन। समझ में आया? अब मेरे पीछे मत पड़ जाना, अभी कुछ छूटेंगे वो। अरे चलो वापस बैक टू द टॉपिक, मैं किधर चल रहा हूँ। एक तो मेरे पास इतना ज्यादा ज्ञान है, क्या करूँ मैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ये एक क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में पूछ सकते हैं, नीट में ये स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि आते थे लीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। फिर दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक और कुछ ऊपर नीचे कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक में, फिर पूछेंगे चूज द करेक्ट आउट ऑफ देम, हाँ कि ना। वैसे दे सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले आया हूँ कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तो एंथ्रोपोजेनिक मींस क्या होता है, आर्टिफिशियल या मैन मेड, आर्टिफिशियल या मैन मेड, हाँ कि ना। मैन मेड, हाँ कि ना। तो मैन मेड इकोसिस्टम थी वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो आंसर करते क्या लिखेंगे, बोस में कैसे लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम आर dash या all the following are the characteristic of anthropogenic ecosystem। पर यहाँ पे सीधा पॉइंट्स में लिखते हैं। पहला क्या है, ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं लेते, सेल्फ मेंटेनिंग नहीं लेते, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं लेते। पहला जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ही तो है नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम के बीच में, कि जो मैन मेड इकोसिस्टम लेते हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी नहीं लेते, पर जो नेचुरल इकोसिस्टम लेते हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, लैक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या, इनके पास क्या नहीं रहता, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं रहता। लैक करते हैं सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब खुद को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म की इनमें कमी होती है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, इनमें सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं रहता। दूसरा क्या डिफरेंस है इनमें, दूसरा क्या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे आए तो क्या बायोडाइवर्सिटी इनमें लो नहीं रहती, क्या बायोडाइवर्सिटी इनमें लो नहीं रहती, हाँ कि ना। तो इनके पास क्या रहती है, लो, या बोल सकते हो लेस बायोडाइवर्सिटी, या लेस बायोडाइवर्सिटी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे तो लो या लेस बायोडाइवर्सिटी लिख दिया, पर अगर बोस में उसमें थ्योरी के फॉर्म में लिखोगे तो लिखना पड़ेगा दे हैव लेस बायोडाइवर्सिटी देन नेचुरल इकोसिस्टम, वो पूरा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसी लो बायोडाइवर्सिटी या लेस बायोडाइवर्सिटी करते लिख दिया, पर वहाँ पे देन नेचुरल इकोसिस्टम लिखना पड़ेगा। क्या इनमें प्रोडक्टिविटी हाई रहती है, हाँ इनमें प्रोडक्टिविटी नेचुरल इकोसिस्टम से हाई रहती है। तो हाई या मोर प्रोडक्टिविटी, दे हैव हाई या मोर प्रोडक्टिविटी देन नेचुरल इकोसिस्टम, वैसे लिखाएगा। पर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिर्फ हाई या मोर प्रोडक्टिविटी, हाँ कि ना। यस हाँ कि ना। यस सर। तो क्या है, हाई या मोर प्रोडक्टिविटी, हाई या मोर प्रोडक्टिविटी, हाँ कि ना। यस सर, हाई या मोर प्रोडक्टिविटी। फोर्थ क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, क्या इसमें बायोडाइवर्सिटी हाई है या लो है, इसमें बायोडाइवर्सिटी लो है, मतलब एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने वाले ऑर्गेनिज्म कम लेंगे, मतलब इसमें प्रोड्यूसर कम लेंगे,
प्रोड्यूसर के अलग अलग प्रकार कम लेंगे, कंज्यूमर के अलग अलग कंज्यूमर में आने वाले ऑर्गेनिज्म कम लेंगे। तो फूड चेन क्या रहेगी, सिंपल रहेगी। इनमें क्या रहेगी, फूड चेन सिंपल रहेगी। तो इनमें क्या रहेगी, सिंपल फूड चेन। इनमें क्या रहेगी, सिंपल फूड चेन, हाँ कि ना? यस सर, इनमें क्या रहेगी, सिंपल फूड चेन, हाँ कि ना? यस सर, इनमें क्या रहेगी, सिंपल फूड चेन। फिर पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इनमें न्यूट्रिएंट साइक्लिन कम रहेगी। इनमें न्यूट्रिएंट साइक्लिन कम रहेगी तो डिकम्पोजर्स लेते नहीं। डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में बदलेंगे नहीं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पूरे इकोसिस्टम में घूमते हैं वो कम हो घूमेंगे। तो लिटिल न्यूट्रिएंट साइक्लिन, हाँ कि ना? लिटिल न्यूट्रिएंट साइक्लिन, हाँ कि ना? यस सर। तो पांच कैरेक्टरिस्टिक है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम थे। पांचों थे, पहला जो क्या है, लैक करता है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लैक करता है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये पहला इकोसिस्टम, पहला वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें लेस बायोडाइवर्सिटी लेती है या लो बायोडाइवर्सिटी लेती है। इनमें बायोडाइवर्सिटी या तो कम लेती है या बहुत लो लेती है। दूसरी बात, इनमें जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई लेती है, प्रोडक्टिविटी हाई लेती है। जो फूड चेन क्या लेती है, सिंपल लेती है। तो बायोडाइवर्सिटी कम, फूड चेन सिंपल हो जाती है, हाँ कि ना? यस सर। और बता देते हैं इनमें लिटिल न्यूट्रिएंट साइक्लिन होती है। इनमें न्यूट्रिएंट साइक्लिन बहुत कम होती है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है बताते थे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। अब मैं बोलूंगा किसी भी ह्यूमंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ह्यूमंस में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आले हैं, या ह्यूमन में क्या क्या आले, उसके दो हाथ होते हैं, उसके दो पैर होते हैं। फिर वो हाथ कैसे अरेंज रहते हैं, पैर कैसे अरेंज रहते हैं, हाँ कि ना? वो ह्यूमंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लूंगा। तो वैसे ही इकोसिस्टम में किसके बारे में बात कर लूंगा कि कैसे इकोसिस्टम में चीजें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं और वो कैसे अरेंज है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और वो कैसे अरेंज है, इसके बारे में बात करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में इसकी बात करूंगा। तो स्पीशीज कंपोजिशन क्या बताते हैं कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से बायोटिक ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है। तो ये किसके बारे में बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में ही बात करते हैं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, फिर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि कैसे अरेंजमेंट हुआ है। ये स्ट्रेटिफिकेशन किस क्या बताता है, अरेंजमेंट बताता है। क्या बताता है, अरेंजमेंट बताता है उस इको सिस्टम में, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? तो दोनों चीजें आ गई थी, उसमें क्या क्या है, क्या क्या है मतलब उसमें से, उसमें बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और कैसे उसकी ए बायोटिक प्लस बायोटिक ऑर्गेनिज्म अरेंज है। तो स्ट्रेटिफिकेशन बायोटिक कंपोनेंट का भी होता है और ए बायोटिक कंपोनेंट का भी होता है, हाँ कि ना? अब वो डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा इजीली विजिबल है, वहां पे कौन सा इजीली विजिबल है। जैसे फॉरेस्ट में हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट करते हैं तो प्लांट का बनता है, तो दी प्लांट का स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ इजीली अवेलेबल है, हाँ कि ना? यस सर। तो वापस आते हैं, स्पीसीज कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ एरिया, हाँ कि ना? फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो वहाँ की क्या बनाएंगे, स्पीसीज कंपोजिशन बनाएंगी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, वो वहाँ की स्पीसीज कंपोजिशन बनाएंगी, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब मान लेते हैं ये है एक एरिया बी ए, ये क्या है, एक एरिया ए, और यहाँ पे स्पीसीज है 1, यानी स्पीसी नंबर 1, यहाँ पे स्पीसी नंबर 2 है और यहाँ पे स्पीसीज नंबर 3 है। ठीक है, और ये एक एरिया है बी जहाँ पे स्पीसीज नंबर 1 है, स्पीसीज नंबर 2 नहीं है, बस स्पीसीज नंबर 1 और 3 है। तो यहाँ की स्पीसीज कंपोजिशन क्या बोलूंगा कि यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। पर यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे 1 और 3 ही है, 2 नहीं है, हाँ कि ना? ये होता है स्पीसीज कंपोजिशन की, अलग अलग प्रकार की कितनी स्पीसीज उस एरिया में प्रेजेंट हैं, हाँ कि ना? तो स्पीसीज कंपोजिशन सबसे ज्यादा किस में दिखेगी, स्पीसीज कंपोजिशन सबसे ज्यादा किस में दिखेगी,
जिसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी उसमें स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा रहेगी। एट द एंड बायोडाइवर्सिटी भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी से ही रिलेट करती है, हाँ कि ना? यस सर। तो वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किस में ज़्यादा रहता है, किस बायोम में। ताते थे ट्रांसपेरेंट लिखा रहता है यार, ट्रांसपेरेंट ये कौन सा बायोम है? टॉपिकल लेन फॉरेस्ट वाला बायोम होता है जिसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रहती है। फिर से वो ट्रांसपेरेंट लिख रहा हूँ, टॉपिकल लेन फॉरेस्ट वाला। टॉपिकल लेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज़्यादा रहेगी, हाँ कि ना? टॉपिकल लेन फॉरेस्ट में क्या रहेगी? मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? तो यहाँ पे लिख लेना मैक्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, मैं बस मैक्स लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना? यस सर। फिर मिनिमम के बारे में तो बात नहीं चल रही क्योंकि हर पूरी स्पीसीज डिस्कवर नहीं हुई है, पर ये डेजर्ट के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है, लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी, हाँ कि ना? कि यहाँ पे बायो डाइवर्सिटी और स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम है, हाँ कि ना? यस सर। तो स्पीसीज कंपोजिशन में क्या आ जाता है? अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म या अलग अलग प्रकार की स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है वो वहाँ की स्पीसीज कंपोजिशन बना लेती है। तो स्पीसीज कंपोजिशन या स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में रहेगी? टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और सबसे कम के बारे में तो बात ही नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर पूरी स्पीसीज डिस्कवर नहीं हुई है, पर ये बोल सकते हैं डेजर्ट में कम रहती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर दूसरा स्ट्रक्चर में आते हैं, वो है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की बात हम लोग ने टॉपिकल यानी बता देते हैं टॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नाम के चैप्टर में भी की थी, हाँ कि ना? तो मैंने वहाँ पे बताया था स्ट्रेटिफिकेशन होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट, एक के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देना या किसी भी चीज को अरेंज कर देना किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या कैरेक्टर स्टेक पे वर्टिकल अरेंजमेंट कर देना, हाँ कि ना? किसी भी चीज का। यस सर। तो वो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है हम लोग जनरली किस में पढ़ते हैं? फॉरेस्ट में पढ़ते हैं, बचपन से हमेशा फॉरेस्ट में पढ़ते हुए आने। और मैंने अभी बोला थी फॉरेस्ट में कौन सा स्ट्रेटिफिकेशन सबसे आसानी से दिखता है? प्लान का। और वो वहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है? प्लान की हाइट। तो हम लोग तो हमेशा से यही लगते रहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन है हाइट के बेसिस पे अरेंजमेंट करना, वर्टिकल अरेंजमेंट करना, पर वो गलत होता है। स्ट्रेटिफिकेशन होता है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इको सिस्टम। इकोलॉजी में इसका मतलब क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इको सिस्टम। अब प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वर्टिकल अरेंजमेंट of an organism, हाँ कि ना? of an organism, of an organism in a ecosystem, हाँ कि ना? of an organism in an ecosystem, हाँ कि ना? यस सर। तो इसका एग्जांपल भी समझा दो सर, ठीक है? तो पहला एग्जांपल लेते हैं फॉसिल्स, जो हमेशा बचपन से पलते हुए आए हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो फॉरेस्ट में अगर हम लोग प्लान की हाइट के बेसिस पे बात करें तो 3 से 4 स्थलेता बन जाता है। मतलब कि पहला कौन होता है? सबसे हाइट, सबसे टॉल वाले प्लान यानी टिलीस होते हैं। प्लान सबसे टॉल वाले प्लान टिलीस होते हैं। फिर कौन आता है? सब्स। और सबसे नीचे कौन आता है? हर्ब्स और ग्लासेस। हर्ब्स और ग्लासेस। और हर्ब्स और ग्लासेस तो अलग अलग लेगा तो वो बन जाता है फोल स्थलेता का। तो ये तीसरे में कौन आ जाते हैं? हर्ब्स। और चौथे में कौन आ जाते हैं? ग्लासेस, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो ये क्या है? वर्टिकल लेयरिंग। ये क्या है? वर्टिकल लेयरिंग या वर्टिकल अरेंजमेंट। इसे बोल सकता है वर्टिकल लेयरिंग बोल सकता है या वर्टिकल अरेंजमेंट। मैं यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट लिख दिया हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल लेयरिंग लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा हो जाता है पॉन्ड में। पॉन्ड में क्या लगता है कि हाइट किस बेसिस पे अलग अलग वाटर में उसमें सेगमेंट कर सकता हूँ, या लेक में कैसे अलग अलग किस आधार पे बांट सकता हूँ। तो सोचो,
का सोचो 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 सोचो। तो जब तक मैं लिख देता हूँ फॉरेस्ट में किस बेसिस पे बातें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, तो हाइट लिख दिया हूँ, हाँ कि ना? यस सर। अब फॉर लेक में कैसे बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये जो है ये एक लेक है, ये क्या है, एक लेक है, हाँ कि ना? तो यहाँ से क्या हाल है, सूरज की रोशनी, यहाँ पे क्या हाल है, सूरज की रोशनी, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे क्या होने वाला है, सूरज की रोशनी आ रही है, सूर्य देव का प्रकाश, ठीक है, सूर्य देव का प्रकाश आ रहा है। तो ये जो सूर्य देव का प्रकाश है, ये क्या नीचे वाले लेयर में सबसे कम जाएगा, फिर उससे ज्यादा तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और सबसे फिर उससे ज्यादा इधर जाएगा, और सबसे ज्यादा ऊपर वाली लेयर में जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं उसकी डेप्थ में जाते जाऊंगा, लाइट की अवेलेबिलिटी भी कम होते जाएगी। तो क्या ये भी वाटर की लेयर्स का वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं है? क्या इसके आधार पे भी मैं क्या ऑर्गेनिज्म का वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं कर सकता कि सबसे लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट में लेने वाले वो इधर होंगे, फिर उससे ज्यादा इधर वाले होंगे, फिर इधर वाले होंगे, फिर इधर वाले होंगे, फिर इधर वाले होंगे, और सबसे ज्यादा यहाँ टॉप वाले होंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो ये क्या है, ये भी वर्टिकल अरेंजमेंट है, पर किस क्या प्रोबेबिलिटी यूज हुई है, और लाइट अवेलेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी यूज हुई है, लाइट की अवेलेबिलिटी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे क्या यूज हुई है, लाइट की अवेलेबिलिटी, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे यूज हुई है लाइट की अवेलेबिलिटी। ठीक, कितनी लाइट अवेलेबल है, क्वांटिटी ऑफ लाइट नीचे जाने पे डिक्रीज कर जा रही है, क्या कर जा रही है, लाइट क्या है नीचे जाने पे, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है, लाइट क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है, लाइट क्या हो रही है, डिक्रीज कर जा रही है, हाँ कि ना? जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं यहाँ पे गलत लिखा गया है, इकोसिस्टम के फंक्शन पे। अब आते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन पे कि इकोसिस्टम में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं। तो आप भी सोच के बताना कि कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं इकोसिस्टम में, हाँ कि ना? क्या खाना बन रहा है इकोसिस्टम में? यस सर। तो सर क्या खाना बनना इकोसिस्टम का फंक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा, क्योंकि इकोसिस्टम तब एग्जिस्ट कर पा रहा है जब वहां पे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट कर रहे हैं। और बायोटिक कंपोनेंट के जीने के लिए तो उन्हें एनर्जी की जरूरत है, उन्हें एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी एट दी एंड मिल किससे लइए, खाने से, एट दी एंड मिल किससे लइए, खाने से। और खाना बनाता कौन है एक इकोसिस्टम में? प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर खाना किसके थ्रू खाना बनाते हैं, तो उनका जो ये खाना बनाने वाला ये है क्वांटिटी, इसे मेजर किस में दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी में, हाँ कि ना? तो ये प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जानी चाहिए उस हिसाब से। तो पर हम लोग ऐसा कोई बात नहीं सकते कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये उससे कम इम्पोर्टेंट है। हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि फंक्शन प्रोडक्टिविटी भी इसके फंक्शन हो जाएगी। तो इकोसिस्टम से अब किसके बारे में बात कर ले, फंक्शन के बारे में, कि कौन कौन से फंक्शन इकोसिस्टम में होते हैं, हाँ कि ना? यस सर, कौन कौन से फंक्शन इकोसिस्टम में होते हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी। पहला फंक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी, हाँ कि ना? प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी होता है कि कितना खाना बन पा रहा है, कितना खाना बन पा रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या हो रहा है कि जो वो है ए बायोटिपात और बायोटिपात मिल जा रहे हैं, ए बायोटिपात और बायोटिपात मिल जा रहे हैं। क्या हो रहा है, बायोटिपात और ए बायोटिपात क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, बायोटिपात और ए बायोटिपात मिल जा रहे हैं। कौन से बायोटिक पार्ट मिल जा रहे हैं सर? बायोटिक पार्ट जो मिल रहे हैं वो हैं, क्या कहते हैं, ए बायोटिक पार्ट और बायोटिक पार्ट मिल जा रहे हैं। अब ये जो बायोटिक पार्ट जो मिल रहे हैं ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। तो प्रोड्यूसर्स होते कौन है, जब प्लांट हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हो सकते हैं, डायटम्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग या सबमर्ज एल्गीज हो सकते हैं, हाँ कि ना? जो एजेस पे पाए जाते हैं, नीचे डूबे रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, हाँ कि ना? तो ये कौन है, प्रोड्यूसर्स, हाँ कि ना? ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, प्रोड्यूसर्स हैं। और बता देते हैं ए बायोटिक पार्ट में कौन आ जाएगा, ए बायोटिक पार्ट में H2O आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, सॉइल से अंदर तो मिनरल्स मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर्स तो, हाँ कि ना? सॉइल आ गया तो मिनरल्स मिल जाएंगे, हाँ कि ना? लाइट आ गई, सनलाइट आ गई, हाँ कि ना? तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरलाइट कर ले, जैसे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वाटर ले रहा है,
CO2 ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में बदल दे रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में बदल दे रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल में। अब ये यानी इनऑर्गेनिक मैटर को किस में बदल दे रहा है, किस में बदल दे रहा है, ऑर्गेनिक मैटर में। और ये ऑर्गेनिक मैटर है क्या, यही तो खाना है, यही तो खाना है, हाँ कि ना, यही तो खाना है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, ये बेसिकली बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हाँ कि ना। कीमोसिंथेसिस भी हो सकता है पर फोटोसिंथेसिस बोल दे रहे अभी के लिए, हाँ कि ना। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक फूड। अब ये क्या है, बेसिकली फूड है, हाँ कि ना। और ये कंज्यूम किसके द्वारा कर लिया जाएगा, ये कंज्यूम कर लिया जाएगा किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। ये कंज्यूम किसके द्वारा कर लिया जाएगा, कंज्यूमर के द्वारा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसे बनाने वाला कौन है, प्रोड्यूसर, इसीलिए तो उसे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर तो कंज्यूमर इसीलिए बोल रहे हैं, तो वो इस फूड को कंज्यूम कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी में हुआ क्या, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट किए और क्या बना, ऑर्गेनिक से यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर ही खाना रहता है, बोथ प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए। मतलब प्रोड्यूसर काम कर रहा है तो उसे भी तो एनर्जी चाहिए होगी, वो भी तो लिविंग बीन है। तो ये खाना जो है ये कंज्यूमर भी कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर भी कंज्यूम करता है। पर प्रोड्यूसर तो कंज्यूमर इसलिए नहीं बोल सकते तो वो बना रहा है, जो वो काम कर रहा है, क्या उसे उसका फल नहीं मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। पर क्या कंज्यूमर उसके लिए कुछ काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कंज्यूमर को तब भी फल मिल रहा है, तो उसे बोल दे रहे कंज्यूमर, और प्रोड्यूस करने वाले तो बोल दे रहे प्रोड्यूसर। तो ये क्या है, ये बेसिकली है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली होती है खाना बनाना। अब इसे कैलकुलेट करना आगे देखेंगे, पर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, खाना बनाना। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, खाना बनाना, हाँ कि ना। यस सर, प्रोडक्टिविटी होती है खाना बनाना, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी के बाद आता है इस खाने तो खाए। अब ये खाना है क्या, खाना बेसिकली खाने से मिलती है एनर्जी। तो लोग ये बोलते हैं कि खाने में कौन तलब है, एनर्जी। खाने में कौन तलब है, एनर्जी, हाँ कि ना। तो खाना का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे मिलती है एनर्जी, हाँ कि ना। तो लोग बोल दे रहे हैं खाने में कौन तलब है, एनर्जी। और खाना बनाने में क्या लगती है, एनर्जी। जैसे फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में क्लास 11 में पढ़े हो गए ऑब्वियसली, कि तादे प्लांट जो है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सेंटोफिल ये सब का यूज करते फोटो सिस्टम में एनर्जी तलब करते, फिर उसे खाना बनाते हैं, हाँ कि ना। तो ऑब्वियसली सनलाइट जो है वो यूज हो रही है, तो वो लाइट जहाँ कर रही है वो एट दी एंड जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जा रही है, यही तो बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी जो है मतलब सनलाइट जो है वो फूड में बदल जा रही है, मतलब केमिकल एनर्जी में। तो दूसरा क्या बोल सकते हैं, बता देते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एनर्जी फ्लो। अब ये एनर्जी फ्लो हुआ कैसे, अल्लो ने क्या किया, सोलर एनर्जी तो किस में बदल दिया, केमिकल एनर्जी में। तो क्या अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये कुछ प्रोड्यूसर्स भी यूज करेगा अपने जिंदा रहने के लिए, और कंज्यूमर खाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर तो सेकेंडली, सेकेंडली तो टर्सरी, टर्सरी को कौन खाएगा, क्वार्टिनली या टॉप कंज्यूमर। क्वार्टिनली या टॉप कंज्यूमर मरेगा तो उसे कौन खाएगा, स्कैवेंजर। उसे कौन खाएगा, स्कैवेंजर, हाँ कि ना। तो क्या यहाँ पे जो भी खा दूसरे को खा रहा है तो वो उसका खाना है, और वो खाना एट दी एंड बना किससे, प्रोड्यूसर से, हाँ कि ना। प्रोड्यूसर से ही बना है। अब वो बॉडी में जाते उनके स्टोर हो जा रहा है अलग अलग लेवल पे। अब जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को खा जा रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, खाना। और खाने में क्या तलब है, एनर्जी। तो एट दी एंड एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो ही तो हो रहा है, हाँ कि ना। एट दी एंड एनर्जी का फ्लो ही तो हो रहा है प्रोड्यूसर से लेते कंज्यूमर तक, हाँ कि ना। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एक प्रोड्यूसर है, इसे कौन खाया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर तो क्या खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर तो कौन खाया, टर्सरी कंज्यूमर। और टर्सरी कंज्यूमर तो खा गया क्वार्टिनरी कंज्यूमर। तो ये क्या फूड एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहा है, क्या ये एक चेन सली का नहीं लग रहा थी, एक पहली से जुड़ी है, दूसरी पहली, दूसरी पहली से जुड़ी है, तीसरी पहली, तीसरी पहली से जुड़ी है, चौथी पहली, और चौथी कली से जुड़ी है पांचवी कली, हाँ कि ना। पहली कली से दूसरी कली, दूसरी कली से तीसरी कली, तीसरी कली से चौथी कली, और चौथी कली से पांचवी कली।
तो क्या ये एक चेन नहीं बना लिया, और ये चेन है किसकी, फूड ट्रांसफर की। तो ये बन क्या गई, फूड चेन बन गई। ये क्या बन गई, फूड चेन बन गई, हाँ कि ना। यस सर, इतना तो समझते हैं सर, इतने भी 1 साल के बच्चे नहीं है सर। ठीक है सर। अब इसमें जो एक एक ऑर्गेनिज्म है, क्या वो एक एक लेवल नहीं बना रहा, मतलब अगर इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये क्या आगे जा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये इस बात के थ्रू आगे जा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, पर अगर जनरली देखें तो क्या इसे यहाँ से हटा देने पे ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मतलब हर एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में एक इंडिविजुअल लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस लेवल को क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल। इस लेवल को क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल, हाँ कि ना। यस सर, इस लेवल को क्या बोलते हैं, टॉपिक लेवल। तो टॉपिक लेवल एट द एंड है क्या, टॉपिक लेवल है पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। तो टॉपिक लेवल एट द एंड है क्या, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। टॉपिक लेवल है, ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना। यस सर। तो एक फूड चेन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है एनर्जी का, हाँ कि ना। यस सर, एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। तो एनसीईआरटी कुछ डेटा देती है कि अबाउट 10% ऑफ एनर्जी ही एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में फ्लो होती है। मतलब सर कैसे, प्रोड्यूसर जो है वो खाना बनाया, मान लेते हैं 100 किलो जूल का, या 100 जूल का बन देते हैं, 100 जूल का खाना बनाया। जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट। तो ये इतना खाना बनाया थी, वो खाना इतनी एनर्जी दे सकता है। अब वो इस खाने में से वो खुद थोड़ा सा भी यूज करेगा, हाँ कि ना। थोड़ा सा भी यूज यानी थोड़ा सा खुद के लिए यूज करेगा, हाँ कि ना। अपने जीने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो करीब करीब थोड़ा सा नहीं, मैक्सिमम पार्ट यूज कर लेगा, और वो होता है 90%। तो अब बचा कितना, 10% बचा, मतलब इसका कितना बचा, 10 जूल बचा। अब ये 10 जूल जो है ये इसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ये 10 जूल के इसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, इस प्रोड्यूसर की बॉडी में। और फिर जब प्रोड्यूसर को कोई हर्बीवोर खाएगा तो वो उसकी बॉडी में ये 10 जूल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये 10 जूल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अभी 10 जूल में से थोड़ा सा पार्ट तो ये हर्बीवोर भी यूज करेगा, क्योंकि ये खाना लिया क्यों है, अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने थे, अपनी डेवलपमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी जो दिन भर की दिनचर्या है उसमें अपने काम करते रहने के लिए। तो ये भी मैक्सिमम पार्ट यूज कर जाएगा, मतलब 90% पार्ट ये यूज कर जाएगा। तो बचा कितना, 10 जूल का 90% कर दिया तो बचा कहते थे 1 जूल। अब ये जो 1 जूल है ये जाके इसकी बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा, हाँ कि ना। अब जब इसे कोई कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, तो अब ये जो 10 जूल का 10% है, 1 जूल जो इसकी बॉडी में स्टोर हुआ है यही इससे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना है, 1 जूल। अब 1 जूल में से कुछ बात तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी अपने दिनचर्या के काम करने में, अपना सर्वाइवल करने में, अपना डेवलपमेंट ग्रोथ करने में यूज करेगा। तो ये भी 90% यूज कर देगा, और 90% यूज कर देगा, और उसमें से कितना बचेगा, 10 जूल, यानी 1 जूल का 10% होता है 0.1 जूल। इतना बचेगा एनर्जी, और वो जाके इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसे खाने वाला कितना पाएगा, 0.1 जूल। तो अबाउट कितना एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रहा है, करीब करीब 10%, हाँ कि ना। इसे 10% एनर्जी लॉ भी बोला जाता है, इसे 10% एनर्जी लॉ भी बोला जाता है। दूसरी बात, जो मैंने फूड चेन बनाई थी, तो प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर तो कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर तो कौन खा रहा है, टर्सरी कंज्यूमर। और टर्सरी कंज्यूमर तो कौन खा रहा है, क्वाटिनरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर तो कौन खा रहा है, क्वाटिनरी कंज्यूमर। तो क्या क्वाटिनरी कंज्यूमर तो टर्सरी खाएगा, क्या टर्सरी को सेकेंडरी खाएगा, क्या सेकेंडरी तो प्राइमरी खाएगा, क्या प्राइमरी तो प्लांट खाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या है, यूली डायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या है, यूली डायरेक्शनल, हाँ कि ना। यस सर, एनर्जी का फ्लो क्या है, यूली डायरेक्शनल, हाँ कि ना। यस सर। तो ये मैं समझो कि अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवाऊंगा आगे, ठीक है, अगली क्लास में लिखवाऊंगा, अभी पूरा इसे समझ लेते हैं। अब आता है डिकम्पोजिशन।
अब डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाएगा? डिकम्पोजिशन है क्या? डिकम्पोजिशन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मेटल का सिंपल इनऑर्गेनिक मेटल में कन्वर्ट हो जाना। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मेटल जो है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मेटल जो है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मेटल जो है, इनका इनऑर्गेनिक मेटल में कन्वर्ट हो जाना। इनका इनऑर्गेनिक मेटल में, सिंपल इनऑर्गेनिक मेटल में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। और करता कौन है ये डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजर। करता कौन है? डिकम्पोजर। और तो डिकम्पोजर भी क्या है? एक तरह के क्या है? डिकम्पोजर भी क्या है? एक तरह से कंज्यूमर ही है। एक तरह से कंज्यूमर ही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो जब प्रोड्यूसर या किसी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टेनरी कंज्यूमर की मृत्यु होती है, जब किसी प्रोड्यूसर या किसी और कंज्यूमर की मृत्यु होती है, तो उसकी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं ऑर्गेनिक मेटल, उसके बॉडी में स्टोर रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इजीली नेचर में मिल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हें सिंपल इनऑर्गेनिक मेथड में तोड़ा जाता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और वो तोड़ने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स। वो तोड़ने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स। हाँ कि ना? यस सर। तो जो जू प्लैंक्टॉन्स है, मान सकते हैं, या फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, वो जब डेड हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक मेटल ही बचते हैं। उनकी बॉडी में इनऑर्गेनिक मेटल होगा थोड़ा सा, और बहुत सारा ऑर्गेनिक मेटल होगा। तब इस ऑर्गेनिक मेटल का ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मेटल में, और उसे रिलीज कर दिया जाता है किसमें? उसे रिलीज किसमें कर दिया जाता है? एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। अब ये जो एनवायरनमेंट में इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मेटल रिलीज हुआ, इसे वापस से कोई प्रोड्यूसर ले लेगा और इस इनऑर्गेनिक तो किस में बदल देगा? वापस से ऑर्गेनिक मेटल में बदल देगा। तो यही कहलाता है डिकम्पोजिशन। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। तो अब ये जो पहली बात क्या हुई? डिकम्पोजिशन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो एक डेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसका सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदलना बाय डिकम्पोजर्स कहलाता है डिकम्पोजिशन। पर ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो उसमें फैल गया है, किसमें? एनवायरनमेंट में। क्या फैल गया? एनवायरनमेंट में फैल गया है। ये फिर किसी प्रोड्यूसर के द्वारा ले लिया जाएगा और ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियन साइक्लिन। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियन साइक्लिन। हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन साइक्लिन। हाँ कि ना? यस सर। तो चालों के चालों समझ में आ गए? हाँ। पर न्यूक्लियन साइक्लिन ना बदलो तो सिलेबस में नहीं है, पहले था, तो इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम।